सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज की मेहनत से बनती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं कविता। कार्यक्रम का नाम है अपने अतिथि। दोस्तों, कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को अपनी मेहनत से हकीकत बना देते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक व्यक्ति से, जिन्होंने खेल के मैदान में न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि अपने नाम कई प्रतिष्ठित सम्मान भी किए। देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर और स्टूडेंट का सम्मान, नेशनल सोशल प्राइड अवार्ड 2022 में, ICSE इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल बुक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक्सीलेंस होल्डर। ये उपलब्धियां खुद बयां करती हैं उनकी मेहनत और समर्पण की कहानी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित कुमार सिंह, एक ऐसा नाम जो मैदान में खिलाड़ी है, कक्षा में शिक्षक है और समाज में एक प्रेरणा है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुमित कुमार से, जो वर्तमान में आर्मी पब्लिक स्कूल में PGT फिजिकल एजुकेशन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सुमित, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस स्टूडियो में पाकर, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो मल्टीपल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये जर्नी कैसी इंटरेस्टिंग सी है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो मैंने अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत जो है वो 12 साल की एज में स्टार्ट करी थी। जब मैंने पहली बार केंद्रीय विद्यालय स्कूल से मैं पास आउट हूँ। मैंने पहली से 12वीं की जो शिक्षा है अपनी केंद्रीय विद्यालय से अपनी पूरी करी है। तो मैं जब चौथी या 5वीं क्लास में था, तब मेरे कोच ने देखा कि मैं टाइम पास मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं स्केटिंग किया करता था। तो उनको लगा कि हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये स्केटिंग में आगे जा सकता है। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बहुत समझाया और समझाने के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करी और वहाँ से मैंने अपने स्पोर्ट्स की करियर की शुरुआत करी। तो मैंने 5वीं कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक लगातार 7-8 साल कंटिन्यूसली नेशनल और नेशनल लेवल्स पे मैंने स्केटिंग में पार्टिसिपेट किया और मैं बहुत सारे मेडल्स वगैरह लेकर आया। जैसे ही मेरा एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हुआ, तो वहाँ जाके पता चला कि स्केटिंग जो है वो गेम यूनिवर्सिटी में नहीं खेला जाता। फिर वहाँ जाके मुझे अपना गेम जो है वो स्विच करना पड़ा और फिर मैंने वॉलीबॉल में अपना करियर स्टार्ट करा। वॉलीबॉल को मैंने 3-4 साल तक लगातार खेला। मैं वॉलीबॉल के नेशनल लेवल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने पार्टिसिपेट किया। बट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जाके मुझे एक चीज़ समझ आई कि पॉलिटिक्स जो है वो एक खिलाड़ी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता। एक खिलाड़ी के अगर एक खेल में भी पॉलिटिक्स अगर आपको देखने को मिले, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते उस गेम में। तो किसी कारणवश मुझे वॉलीबॉल को जो है वो वहाँ पे बीच में ड्रॉप करना पड़ा। उसी ग्राउंड पे वॉलीबॉल खेलते हुए हमारे एक गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे को देखा वॉलीबॉल खेलते हुए। उनको लगा कि ये वॉलीबॉल से ज़्यादा ड्रॉप रो बॉल में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और अगर ये ड्रॉप रो बॉल खेलता है तो ये जल्दी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब अपना जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से बुला के मुझे समझाया कि आपको जो है वो वॉलीबॉल अगर आप नहीं खेल पा रहे या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो निराश मत हो, ड्रॉप रो बॉल को स्टार्ट करो और इस गेम में अपना वो करो। फिर मैंने ड्रॉप रो बॉल 2-3 साल कड़ी मेहनत करी। सुबह से शाम तक मैं ग्राउंड पर रहता था और कड़ी मेहनत के बाद मैंने ड्रॉप रो बॉल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मतलब प्रतियोगिताओं में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मेरा मेडल रहा। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल कैंप में मेरा नाम आया। फिर मैंने इंटरनेशनल कैंप अटेंड किया। वहाँ से मैं क्या कहते हैं साउथ एशियन गेम्स खेलने गया। साउथ एशियन गेम्स श्रीलंका में 2018 में जब मैंने खेला, तो वहाँ पे मैंने इंडिया का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल मैंने वहाँ पे हासिल किया, जिसके लिए मुझे भारत सरकार ने सम्मानित भी किया। तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक बच्चों के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें उन्होंने CBSE सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह रखा। तो मैं जब 12वीं पास हुआ तो मैं 7 या 8 बार नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुका था। स्कूल गेम्स में मेरे मेडल वगैरह थे। तो केंद्रीय विद्यालय से मेरे जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने मेरा नॉमिनेशन फिल किया और मैं उस नॉमिनेशन क्राइटेरिया में फिट हुआ और उस फिट होने के बाद मुझे 2014 में मतलब मेरा वो पूरा सम्मान के लिए मेरा नाम जो है वो रिकमेंड हुआ था। जी, कैसी फीलिंग थी? कुछ सोचा था ऐसा भी होगा कभी? हम तो स्टूडेंट थे और हमें इतना ना तो पॉलिटिकल का हमें इतना ज्ञान था, ना हमें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता था और ना इस तरीके का अवार्ड जो है वो इससे पहले कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पार्टी ने करवाया था। तो वो पहली बार था जब मुझे मेरे प्रधानाचार्य जी ने बुलाया और मुझे बोला कि हमें नॉमिनेशन करना है और आपकी डिटेल्स हमें चाहिए। वो डिटेल्स वगैरह सारी उन्होंने ली और वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने पूरी फाइल बना के जो है वो मंत्रालय में भेजी
भेजी और वहाँ से वो अप्रूवल हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बाकायदा मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया गया, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। तो मेरे लिए वो चीज़ें इतनी नई थी कि मैं जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मैं तब भी बहुत डरा हुआ था कि पहली बार मैं मिनिस्ट्री में जा रहा हूँ। और मेरे जो प्रधानाचार्य जी थे वो मेरे इतने अच्छे मतलब नेचर के थे कि मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ लेके गए कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तेरे साथ वहाँ पे रहूँगा। वो खुद मुझे वहाँ लेके गए, मेरा सारा का सारा, मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो मेरे साथ गए, मेरे प्रिंसिपल सर मेरे साथ अपनी गाड़ी से मुझे लेके गए, वहाँ उन्होंने सारा प्रोसेस करवाया। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरीके का कोई सम्मान जो है वो मुझ जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली और जो कि बिल्कुल मतलब एक फ़ौजी का बेटा और इस तरीके का किसी फ़ौजी के बेटे को भी इस तरीके का सम्मान मिलेगा, इस तरीके की कोई उम्मीद मुझे थी नहीं। तो मेरे लिए तो वो एक सपने के तौर पे था। और वो पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने और मुझे पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला स्टेज पे, तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे मैं एक सपना देख रहा हूँ। बिल्कुल, करियर स्टार्ट करते हैं हम तो बहुत सारी हमारे मन में यादें रह जाती हैं। अभी फ़िलहाल आप एक शिक्षक हैं, आर्मी स्कूल में आप पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ते थे तो आपने खेल को अपना करियर बनाया, ये दोनों चीज़ें कैसे मर्ज हुई? मैं जब 8वीं 9वीं में था तो जो मेरे स्पोर्ट्स के टीचर थे उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे से पूछा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था पढ़ने में, मेरे मार्क्स कम आते थे। तो जब भी स्पोर्ट्स के बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना तो स्पोर्ट्स टीचर को बुलाया जाता है कि पहले इनके टीचर को बुलाओ, उन्होंने इनको बिगाड़ रखा है। तो मेरी जो क्लास टीचर थे उन्होंने मेरे स्पोर्ट्स टीचर से मेरी कंप्लेन करी कि सर आपने बच्चे को बिगाड़ रखा है, स्पोर्ट्स के चक्कर में बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है और कम नंबर लेकर आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को बुला के पूछा कि तेरा अपना फ्यूचर क्या है, मतलब तुझे आगे क्या करना है, क्या बनना है। तो 8वीं 9वीं में मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मतलब एक वो देखा कि मतलब मैं 8वीं में भी रहने के बावजूद भी मैं 10वीं 11वीं के बच्चे और जो छोटे बच्चे थे ना, क्योंकि ग्राउंड पे सीनियर था तो मुझे सिखाने का बहुत शौक था। तो मैं अपने जो सीनियर थे जो 11th 12th में थे मैं उनको बेसिक स्किल्स वगैरह उनको बताता था, या जो मेरे जूनियर्स थे मैं अपने कोच के साथ जो स्पोर्ट्स टीचर थे उनके साथ लग के उनको भी मैं प्रैक्टिस वगैरह करवाता था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि यार तू ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़, अगर तुझे करना ही है तो तू स्पोर्ट्स टीचर बन, खेलता भी रहेगा, लाइफ टाइम खिलाता भी रहेगा, तेरा अपना इंटरेस्ट का वो भी रहेगा और टीचिंग फील्ड में ही आ जा, फुल टाइम प्रोफेशन ही बना ले इसे, तेरे मार्क्स की भी टेंशन खत्म और तेरे सारी चीज़ की टेंशन खत्म। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से मोटिवेट किया, मैं फिर पूरा का पूरा डाइवर्ट हो गया। और मैंने मतलब जब क्लास में बच्चों से पूछते थे कि आपको क्या बनना है तो बच्चे कहते थे मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे CA बनना है। मैं इकलौता ऐसा बच्चा था जो हाथ खड़ा करके कहता था कि मुझे अध्यापक बनना है, मुझे टीचर बनना है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, आज भी मुझे याद है कि हमारी SD शर्मा मैम थी और हमारे होशियार सिंह सर थे जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया। एक हमारे शेर सिंह सर हैं जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल के कोच भी हैं और हमारे एम्स के अंदर भी वॉलीबॉल की कोचिंग देते हैं। तो वो एक, मैं आज भी उनका नाम जो है वो इतने शिद्दत से और इतने उससे लेता हूँ कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और मुझे यहाँ स्पोर्ट्स की फील्ड में खींच के लाए। जी, आर्मी स्कूल में कैसे मतलब आप टीचिंग जब करने लगे तो इसके लिए आपने कौन कौन से पड़ाव जो हैं वो पार किए? मैं दरअसल DSSB और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तैयारी के साथ साथ मुझे किसी ने बताया कि आर्मी की भी वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं और उसके लिए AWACE का एग्ज़ाम होता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो है वो हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप उस एग्ज़ाम को पास करते हो तो आपको एक परमानेंट और जॉब स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो मैं DSSB और केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते करते मैंने उस एग्ज़ाम को भी दिया और भगवान के आशीर्वाद से मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ। इंटरव्यू का मेरे पास कॉल आया, मैं इंटरव्यू के लिए CSB के लिए वहाँ गया और जब मैंने CSB दिया तो फिर मुझे फाइनल कॉल आ गया था कि आप ज्वाइन करिए करके। फर्स्ट ईयर तक तो मैं पढ़ाई में बहुत ही वो था, बट जब फर्स्ट ईयर में आया फिर जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना वो इस हिसाब से बन गया कि उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। फिर धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा कि यार और डीप पढ़ना है और डीप पढ़ना है और जानना है इसके बारे में। वो जानने की जो उत्सुकता थी ना उसने अपने आप ही, क्योंकि इंटरेस्ट स्पोर्ट्स ही है और मैं उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उसी चीज़ के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका एक वो हो जाता है। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरा इंटरेस्ट है और जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपना 100% हमेशा देंगे। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सुमित, आपने PhD भी की है, PhD होल्डर भी है आप, और जिस तरीके से आपने कहा मैं पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर जो भी देखें आपके करियर में जो भी आपने अचीवमेंट किया वो सब पढ़ाई के बेसिस पे है, भले ही आपने अपने उस करियर को चूज़ किया हो। आज भी बच्चे जो हैं पढ़ाई के माध्यम से बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि पढ़ना मुझे इंटरेस्ट आता चला गया, कहीं खेलों की वजह से तो नहीं था? वो खेलों की वजह से ही था, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था वो खेल से संबंधित थे।
तो मुझे और उत्सुकता होने लगी कि मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है। चीज़ें जो हम क्लासरूम में पढ़ते थे उसका प्रैक्टिकल शाम को ग्राउंड पे होता था, तो इंटरेस्ट आता था कि ये करना है। खुराफाती टाइप का लड़का था मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा जंप करना है, तो जहाँ बच्चे जो है वो 2 फीट 3 फीट कूदने में डरते थे, वो अंदर से खुराफाती कि यार 5 फुट की हाइट लगाओ, 5 फुट पे जंप करेंगे। तो वो चीज़ों को जो थ्योरेटिकल नॉलेज हम क्लासरूम में लेते थे, जब हम उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते थे, तो प्रैक्टिकल करते करते जो है वो चीज़ें सीखने लगे और वो इंटरेस्ट भी वहाँ क्रिएट होता रहा। खेलों ने आपको डिसिप्लिन दिया, अनुशासन भी दिया, और एक जो कहते हैं ना कि एक फोकस जो होता है स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, वो एक चीज़ डेवलप हो जाती है, वो लाइफ में आपको काम आती है वो चीज़? बहुत काम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप जब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, या कई बार आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आपकी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको अंदर से डर लगता है कि शायद मैं हार जाऊंगा। उस टाइम पे सेल्फ मोटिवेशन और आपका जो डिसिप्लिन है और सेल्फ मोटिवेशन है, वही आपके काम आता है। क्योंकि आपको सामने वाला कितना ही समझा ले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो या वो, बट अंदर से अगर आप टूट चुके हो ना, तो आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा। दूसरे की बोली हुई बातें उस टाइम पे आपको चुभती हैं, पत्थर की तरह चुभते हैं कि यार ये मेरे को क्यों समझा रहा है, क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। डिसिप्लिन जो है और आपका जो काम रहने की जो क्षमता है, वही आपको उस चीज़ से उभार सकती है, और कोई चीज़ नहीं उभार सकती। बिल्कुल। तो आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड आर्मी और फौज वाला था, तो अक्सर देखा जाता है कि इस फील्ड में ज़्यादातर बच्चे वही लेगेसी को फॉलो करते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आर्मी पर्सन का बेटा आर्मी पर्सन। तो आपके घर में ऐसा कोई दबाव नहीं था? नहीं, मेरे मतलब यही सबसे अच्छी चीज़ रही कि अगर आज मैं इतना कामयाब हूँ, तो उस कामयाबी का श्रेय जो है वो मेरे माता पिता को बहुत अच्छे से जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी ने, जब मैं नंबर कम लेकर आने लगा, तो बहुत सारे ऐसे पिताजी और माताजी होती हैं जो बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस कर। मेरे पिताजी ने मुझे बिठा के पूछा कि आगे क्या करना है। मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा है कि मुझे एक बार तिरंगा झंडा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लहराना है। तो पापा ने कहा फिर एक काम कर, तू सिर्फ इतना पढ़ ले कि तू 40-45% ले आ, हम उसमें बहुत खुश हैं। अगर तू पढ़ रहा है तो दिल लगा के पढ़, और इतनी पढ़ाई कर कि तू अच्छे लेवल पे, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे लेवल पे जाए। और अगर खेल रहा है तो सब कुछ साइड में रख के, और इतना खेल कि फिर तू वहाँ पे भी अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाए। तो उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए कि पढ़ रहा है तो दिल लगा के पढ़ाई कर, और खेल रहा है तो दिल लगा के खेल। दोनों चीज़ों को मिक्स मत कर, मतलब दोनों को मिक्स करके 2 नाव पे सवारी करेगा तो डूबेगा। कभी मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया गया। मैंने पापा को बोला पापा मैं ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई बात नहीं, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगा। और मैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का पास आउट हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से मुझे प्रिंसिपल सर भी ऐसे मिले हुए थे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अगर पापा उनको फ़ोन करते थे डायरेक्टली कि सर बेटा जो है वो कल उसका मैच है, वो नहीं खेल पाएगा, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं सर, नहीं खेल पाएगा, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, उसको मैच पे फोकस करने दीजिए। पर डॉक्टर सुमित, जब स्कूल्स में देखते हैं आजकल, तो स्कूल्स में भी बहुत सारे करिकुलम है जिसमें स्पोर्ट्स है। अगर मैं सरकारी स्कूल को एक तरफ साइड रख दूं, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं जो कि अलग अलग तरह से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल माता पिता में जागरूकता है। तो क्या स्कूल से सपोर्ट मिलता है बच्चे को पढ़ाई में, एग्जाम्स में, नंबर में, कुछ ऐसा होता है क्या? हमारे भारत में ना सबसे बड़ी समस्या यही है कि सपोर्ट हमें तब मिलता है जब बच्चा कुछ अचीव कर लेता है। सक्सेस जब अचीव कर लेता है उसके बाद सपोर्ट मिलता है। जब तक वो स्ट्रगलिंग एज में है उस टाइम पे उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बच्चा नेशनल खेल गया तो टीचर उसको अगले साल एडमिशन में कंसिडरेशन भी देंगे, उसकी अटेंडेंस भी मैनेज कर लेंगे। बट तब क्या, जब वो बच्चा जो है वो स्ट्रगलिंग एज पे है, जिस टाइम पे ना एक्चुअली में बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, जब उसका हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, उस टाइम पे अगर आप उसको अपने दम पे चलने के लिए छोड़ दोगे और फिर आप उसका तब हाथ पकड़ोगे जब वो चलना सीख चुका है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आज भी स्पोर्ट्स को प्रेफर या प्रमोट नहीं करते। उनके लिए आज भी यही है कि बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ाई में ही आगे बढ़े, क्योंकि उनके हिसाब से स्पोर्ट्स करके बच्चा बर्बाद होगा। तो अभी भी वही चलता है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ, आज भी वही चीज है। हाँ, इस चीज में मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके आने के बाद खेल को जो है वो एक अलग दिशा मिली। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था या उनको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलती थी। कहाँ आज की डेट में भारत सरकार जो है वो नेशनल लेवल पे अगर आप अचीवमेंट कर रहे हो तो उनके लिए भी रोजगार वगैरह देने का काम और अलग अलग तरीकों से उनको किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके और अलग अलग तरीकों से उनको सम्मानित करने का काम जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल बयान हो गया, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, बट क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो वाकई सराहनीय काम है जो वो कर रहे हैं। और आपने देखा
होगा कि आज की डेट में कोई भी प्लेयर ओलंपिक खेल रहा है या कॉमनवेल्थ गेम में है, जैसे ही उनका मेडल आता है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी एक टीम और कोर कमेटी बना रखी है। मैं खुद भी एक बार उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, पिछली बार जब ओलंपिक हुए थे तो मैं उस कमेटी का हिस्सा था। तो उनको ये था कि जैसे ही कोई प्लेयर पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो उसको एकदम कूल माइंड होके भेजना, फिजियोथेरेपिस्ट से खुद बात करना और खुद सारी चीज़ें, प्लेयर का अगर मेडल आ गया तो जैसे ही मेडल आया, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी उनको खुद स्वयं फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके मोटिवेट करते हैं। तो उनका भारत से जाना और जब तक उनका मेडल नहीं आता है, उनकी एक एक गतिविधियों पे पूरा का पूरा ध्यान रखना, इंडिया में बैठे बैठे उन्होंने पूरी कोर कमेटी बनाई थी जो त्यागराज स्टेडियम से ऑपरेट हो रही थी, जहाँ पे एक एक चीज़ का अपडेट लिया जाता था कि प्लेयर का कितने बजे मैच है, प्लेयर कब सोया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या उसको उसके पसंद की चीज़ मिली। मतलब ऐसा, मतलब इतना बड़ा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, जिन्होंने एक विजन देखा कि हम भारत को स्पोर्ट्स में भी आगे लेके जाएंगे और एक्चुअली में वो स्पोर्ट्स को आगे लेके गए। आगे बढ़ने के लिए कुछ हो या फिर यहीं पे आपने सोचा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा स्कूल जो है वो 7 बजे से लेके और 2 बजे तक का स्कूल है, तो 2 बजे के बाद जो है वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मैं एक अपनी एनजीओ को रन करता हूँ, दिल्ली खेल एवं शिक्षा परिषद के नाम से, जहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को एक जगह पे एक पार्क में लेकर आना और उनके साथ स्पोर्ट्स वगैरह की, फिटनेस वगैरह की प्रैक्टिस करना। तो मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना सपना है कि मेरा कोई बच्चा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पार्टिसिपेट करे और भारत का जो तिरंगा है वो लहराए, मतलब विदेश में भी हमारे भारत का तिरंगा जो है वो सबसे ऊपर लहराए। तो मैं आज भी इस प्रयास में रहता हूँ। मैं अपने स्कूल में भी अपने बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि स्कूल का बच्चा हो चाहे कोई अंडर प्रिविलेज बच्चा हो, बट कोई एक बच्चा एटलीस्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए और वहाँ पे जो है वो भारत का नाम रोशन करे। ये बहुत एक अच्छा और सराहनीय काम है जो आप जिस एनजीओ की बात कर रहे हैं, डीसीएससी के नाम से जो आपका ये एनजीओ चलता है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आप? तो जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने वॉलीबॉल में पॉलिटिक्स होते हुए देखा कि इंडिया कैंप में भी मेरा नाम था, बावजूद उसके अच्छा प्लेयर होने के बावजूद भी मुझे इंडियन टीम में सिलेक्शन का मौका नहीं मिला, क्योंकि अप्रोचेस पे वहाँ पे सिलेक्शंस होते थे प्लेयर के, अच्छा प्लेयर होने के बाद भी आपको टीम से निकाल दिया गया। तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि यार मैं तो नहीं खेल पाया। लेकिन फिर 2017 में मेरे जो मामा जी का बेटा है शिवम सिंह, उसके साथ मिलके मैंने अपनी एनजीओ को स्टार्ट किया, जहाँ पे हम दोनों ने मिलके पूरा का पूरा प्लान आउट किया, चीज़ों को समझा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और कैसे इनका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो हम दोनों ने मिलके एक संस्था का हमने निर्माण किया, जिसका नाम हमने रखा दिल्ली खेल एवं शिक्षा परिषद। तो खेल और शिक्षा दोनों को साथ में लेके चलने का काम जो है वो हमने 2017 में शुरुआत करी। 2020 में आते आते हमने उसको, जब हमने देखा कि हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमने उसको ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाया। भारत सरकार के कई मंत्रालयों से हमने अप्रूवल भी लिया उसका। और 2017 में जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया तो हमारा मेन फोकस यही था कि मैं पॉलिटिक्स की वजह से अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया तो मैं खुद पॉलिटिक्स के अंदर जाऊंगा, मैं खुद पॉलिटिशियंस वगैरह या जितने भी ऐसे लोग हैं, मैं उस लेवल तक जाऊंगा कि मैं स्पोर्ट्स को जो है बिल्कुल क्लीन कर सकूं, कि जहां पे एक्चुअल में जो डिजर्विंग बच्चा है वो आगे जाए और उसको मौका मिले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे खेलने का। तो आपके कितने बच्चे अभी, किसी कोई बच्चा है, कोई एग्जाम्पल अभी है? 2019 में जो इंडो पैसिफिक गेम्स हुए थे उसके अंदर भारत से जो फुटबॉल और कबड्डी की टीम गई थी, उसमें फुटबॉल में 3 बच्चे जो दिल्ली स्टेट से रिप्रेजेंट, जो दिल्ली स्टेट से इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे, और साथ में कबड्डी के 5 बच्चे जो हमारे कबड्डी के थे, जो दिल्ली से ही थे, वो सारे के सारे मेरे एनजीओ के बच्चे थे। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि फुटबॉल और कबड्डी दोनों में ही इंडो पैसिफिक गेम्स में जो है हम लोगों को गोल्ड मेडल मिला, जिसके लिए आदरणीय उस टाइम पे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया, बाकायदा उन्होंने हमारे साथ प्रेस मीट वगैरह किया। मनोज तिवारी जी पर्सनली उन्होंने हमें रिसीव किया, हमारी पूरी टीम को उन्होंने घर पे लंच पे इनवाइट किया और उन्होंने भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया, बच्चों को अप्रिसिएशन दिया। पैसों से अप्रिसिएशन मिले ना मिले, बट जिस तरीके से उन्होंने हमें बुलाया और हमें मान सम्मान दिया, हमें बिठाया साथ में, वही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो बच्चे जो कि भीख मांग रहे हैं या जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उस लेवल तक भी गए और फिर वो भारत के लिए मेडल भी लेकर आए। तो आपने उन बच्चों की ज़िंदगी तो बदल दी, लेकिन कोई बच्चा जो जुड़ना चाहे आपके एनजीओ के साथ, वो कैसे जुड़े? तो हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो पेज है दिल्ली खेल एवं शिक्षा परिषद के नाम से, वो पेज पे हम लोगों ने लिंक बना रखा है। जिस बच्चे को जुड़ना है
वो उस पेज पे जाके और वहाँ पे हमें डीएम कर सकता है, और जो भी बच्चा जिस भी एरिया में है उस नियर बाय एरिया में हमारा जो भी कोच अवेलेबल होगा हम उसको रिकमेंड करते हैं कि उन कोच के पास जाए, और उस कोच की जो मतलब उन कोच की जो भी फीस वगैरह है वो हम अपनी तरफ से पे करते हैं, और हम कोच को भी बोलते हैं कि इस बच्चे को अलग से थोड़ा सा ध्यान देना और जितना हो सके इसको सपोर्ट करना। जी। हालांकि बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो कई बार कह देते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपने फ़ोन किया है तो हम फ्री में भी करवा देंगे। कुछ कोचेज़ हैं जिनके लिए रोजी रोटी है तो उनको हम फीस भी पे करते हैं कि कोई बात नहीं सर, आप हमसे फ़ीस ले लो, बट हम कोशिश करते हैं कि जिस भी एरिया से हमारे पास इन मतलब ये वो आया है, हम उस एरिया के नियर बाय जो भी अच्छा कोच है उससे कनेक्ट करें और उस बच्चे को वहाँ एडमिशन दिलवाएं। आपका खुद का मन अभी फिलहाल कौन सी गेम में ज़्यादा लगता है? वैसे तो मैं क्योंकि एक शारीरिक शिक्षक हूँ तो मेरे लिए तो सारे गेम एक बराबर हैं, क्योंकि मैं वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ तो मैं ज़्यादातर वॉलीबॉल खेलना पसंद करता हूँ, मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहाँ पे 3-4 वॉलीबॉल, मैं रात में सोता भी हूँ तो वॉलीबॉल मेरे साथ, लोगों को टेडी बियर लेके रहने मतलब शौक है। मेरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में मेरे घर पे सिर्फ आपको वॉलीबॉल दिखेगा, मैं बेड पे लेट रखा होता हूँ तो भी मेरा वॉलीबॉल जो है वो चल रहा होता है। तो वॉलीबॉल एक पैशन है, खेल नहीं पाया उस लेवल पे बट वो पैशन आज तक छूटा नहीं। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं खेली, ऐसी मेमोरीज हैं दिमाग में कि बहुत कैसा वो सफर रहा, कुछ चुनौतियां भी आई? क्योंकि माता पिता का हमेशा मेरे को साथ रहा तो बहुत ज़्यादा चुनौतियों का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। स्पोर्ट्स एक्चुअली में चुनौतियों का ही खेल है, क्योंकि आप जब तक पसीना नहीं बहाओगे, जब तक ग्राउंड पे खून नहीं बहाओगे, जब तक आप गिरोगे नहीं 4 बार, तब तक आप संभलोगे नहीं। तो बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत सिचुएशंस आई कि जब मन किया कि छोड़ दूँ, शरीर में दर्द होना, कभी इंजरी होना, कई बार हाथ डिसलोकेट हुआ, कई बार शोल्डर डिसलोकेट हुआ, तो बहुत समय ऐसा आया कि मन किया कि छोड़ दूँ। बट क्योंकि माता पिता जो हैं वो इतने सपोर्टिव थे, फादर भी मेरे जो हैं वो सर्विसेज के लिए बैडमिंटन खेलते हैं, वो खुद भी नेशनल लेवल बैडमिंटन के प्लेयर हैं। मेरी जो माता जी हैं वो नेशनल लेवल एथलीट हैं, उन्होंने एथलेटिक्स में 1500 मीटर में नेशनल लेवल में मेडल लिया हुआ है। तो उनका ऐसा मोटिवेशन था कि उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया। गिरा तो बहुत बार, लेकिन जब जब गिरा उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे उठा लिया कि उठ और दोबारा से कर। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे 0 से शुरुआत करनी पड़ी, मतलब 3-3 4-4 महीने मैं बेड रेस्ट पे रहा, बट फिर जब शुरुआत करी तो पिताजी ने बहुत साथ दिया कि हाँ तुम करो और हम तुम्हारे साथ हैं। स्पोर्ट्स एक पर्सनालिटी को कैसे बदल देता है? लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर देता है। जब आप नेशनल लेवल पे खेल रहे होते हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, समाज को समझते हो, समाज की चीज़ों को समझते हो, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर, आप किसी भी इंसान को देखना, भीड़ में 2 लोग आपको अलग से नज़र आएंगे। एक फ़ौजी, चाहे आप 100 लोगों की भीड़ में देखोगे, एक फ़ौजी हमेशा अलग से नज़र आएगा क्योंकि उसका हेयर कट, उसका बॉडी लैंग्वेज बता देता है। सेम आपका एक स्पोर्ट्स प्लेयर है जो आपको भीड़ में अलग से ही नज़र आएगा कि हाँ भाई, देख के आप समझ जाओगे कि ये स्पोर्ट्स प्लेयर है। क्योंकि जितनी एक्सरसाइजेज, जितना पसीना हम ग्राउंड पे बहाते हैं, जितनी मेहनत हम ग्राउंड पे करते हैं, वो फिर हमारे शरीर में अलग से दिखता है कि हाँ इसने अलग से मेहनत करी हुई है। तो वो जो तिरंगा उठाने का जो आपका सपना था वो तो पूरा हो गया? 2018 जब मैंने मतलब दक्षिण एशियाई गेम में जब मेरे को मेडल मिला, तो मेरे लिए मतलब मैंने ना बहुत टाइम पे टीवी सीरियल्स वगैरह में या बहुत न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखा था कि प्लेयर्स जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और जब उनको मेडल मिलता है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है, वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो तब तक वो चीज़ें ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या दिखावा कर रहे हैं, टीवी पे बैठे हुए रो रहे हैं, लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके रोने को, या वो गिर गए ज़मीन पे, तो तब तक वो चीज़ें दिखावा लगती थी। जिस दिन खुद को मेडल मिला और जिस टाइम पे मैं वो अपना मैच जो है वो जीता, और जीतने के बाद मैं इतना थक गया था कि मैं ग्राउंड पे गिर गया, और गिरते के साथ ही मेरे जो बचपन से लेके उस दिन तक की मेहनत थी, माता पिता का सपोर्ट, मेरे प्रिंसिपल सर का सपोर्ट, मेरे स्पोर्ट्स टीचर का सपोर्ट, स्पेशली जो शेर सिंह सर हैं उनका सपोर्ट, वो सारी चीज़ें ना एकदम से एक मूवी की तरह मेरे आंखों के सामने वो सारी चीज़ें आती रही, और ना चाहते हुए भी वो आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ तो मेरे लिए बड़ा गर्व का क्षण था कि भारतीय तिरंगा जो है वो सबसे ऊपर लहरा रहा था, बट उसके बावजूद वो आंखों में अलग आंसू भरा हुआ था, और सारी चीज़ें ना धीरे धीरे वो चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार कहाँ से शुरुआत करी, कितनी बार गेम को छोड़ना पड़ा, कितनी बार पॉलिटिक्स के चक्कर में, कितनी बार बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में छूटा, बट एट दी एंड वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो जिस दिन वो हुआ उस दिन मन में एक अलग ही वो था। वहाँ से वापस आया, आते के साथ ही खेल मंत्रालय में मुझे खेल मंत्रालय से न्योता आया, मुझे अलग अलग लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मिलने के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरे को इनविटेशन आया कि आपको प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। तो वो एक अलग ही गर्व, मतलब एक अलग ही मेरे लिए गर्व का क्षण था कि मैं उस लेवल तक गया, और
चीज़ें मैं जब जब जिन जिन लोगों से मिला और जब जब मैंने उनके साथ मतलब साझा किया कि ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसी ऐसी कठिनाइयों से मैं यहाँ तक पहुँचा, तो लोगों ने खूब तारीफ़ें भी करी, लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया कि चलो बढ़िया है जो भी अब हुआ, बट एट दी एंड आके आपने मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया। और आज भी मेरे को एक गर्व है कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और मैं अपने देश के लिए मेडल भी लेकर आया। तो जब दोबारा मिले माननीय प्रधानमंत्री जी से बताया कि मैं आपसे पहले भी हाँ, मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा सर 2014 में आपने अवार्ड स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री जी का ना ये यही एक अच्छी खासियत है कि उनको चीज़ें ना याद रहती है, वो किसी से मिलने से पहले ना उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। तो मैं उनको क्या बताता, उनको पहले ही पता था कि ये जो लड़का है ये क्या कहते हैं मेरे से अवार्ड ले चुका है, तो उनके पास आप जब भी मिलने जाओगे ना तो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास आपके बारे में होगी, बताने की जरूरत ही नहीं है, वो उनको सब पता है। वो जब मिलते हैं तो उनका अलग ही व्यवहार है, अलग ही तरीका है उनका बात करने का। बच्चे किस एज से स्पोर्ट्स स्टार्ट करें, आपको क्या लगता है? कोई एज नहीं है, बच्चा 7 साल 8 साल की उम्र से भी। अब अगर आप फॉरेन में जाओगे तो फॉरेन में बच्चा जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो वहाँ पे उन्होंने उनके करिकुलम में डाला हुआ है कि उसको एक किसी भी गेम में या एक किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। ये सिर्फ भारत है जहाँ पे बच्चा 12-13 साल तक तो सोचता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि आप विदेशों में जाओ, मैं कई कंट्रीज़ में विजिट किया है, तो एक अपनी आदत रही है सीखने की। तो मैं जब विदेशों में गया, मैं कई कंट्रीज़ में गया, तो मेरी आदत थी कि मैं ना अपने कोच से रिक्वेस्ट करता था कि सर किसी स्कूल में ले चलो, वहाँ चल के ना उनका देखते हैं कि उनके यहाँ स्पोर्ट्स कैसे हो रहा है, ताकि हम जब इंडिया जाएँ तो हम अपने वालों को बता सकें कि इस तरीके से होता है। तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा ये चीज़, पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया कि पहली क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा, जिस एज में हमारे यहाँ पे माता पिता बच्चे को हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ वो बच्चा जो है वो ग्राउंड पे खेल रहा है, गिर रहा है, चोट लग रही है और माता पिता को कोई वो नहीं है कि अच्छा ठीक है बच्चा खेल रहा है और अगर चोट लग भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो बच्चे को आज आप डांट दो, एजुकेशन सिस्टम ने हमारे हाथ इतने बांध रखे हैं कि आप किसी बच्चे को डांट दो, अगले दिन पेरेंट्स का इतना बड़ा मेल आ जाता है कि आपने हमारे बच्चे को डांट कैसे दिया। वहाँ बच्चे को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए और कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चा जो इतना घर से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो कोई स्पोर्ट्स ले सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको फिट रखने के लिए करनी चाहिए नियमित तौर पर? नियमित तौर पे सुबह समय से उठें, पार्क में जाएं, वॉक करें अपना, और पुशअप्स वगैरह हैं और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज हैं। अगर कुछ नहीं है तो योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करें, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट होती हैं उसको फिट रखने के लिए। तो डॉक्टर सुमित, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ रही है। अगर फिर भी एक बदलाव अगर आप करना चाहें तो क्या बदलाव होगा आपके नज़रिए से स्पोर्ट्स में, या कोई भी समाज में बदलाव, तो क्या होगा? अगर मैं बदलाव करना चाहे तो मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो हमारे अध्यापक हैं, जितनी हमारे अध्यापिकाएं हैं, उनको एटलीस्ट इतना राइट दिया जाए बच्चे के ऊपर कि वो बच्चे का भविष्य और अच्छे से उज्जवल बनाने के लिए वो अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले सके। क्योंकि आज की डेट में जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, वो इतने डरे हुए रहते हैं कि अगर मैंने बच्चे को डांट दिया या कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स की कंप्लेन आ जाएगी। और नौकरी सबको प्यारी है, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए वो कई बार चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं ना, वो आने वाले समय में हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है बट उस बच्चे के लिए बहुत ख़राब है। और पेरेंट्स इस बात को समझना नहीं चाह रहे कि अगर टीचर ने बच्चे को डांटा है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए और उसके अच्छी चीज़ के लिए डांटा है, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए डांटा है। तो अगर मेरे को कभी मौका मिला तो मैं सबसे ज़्यादा बदलाव जो है वो एजुकेशन फील्ड में लेकर आना चाहूँगा। स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है कि अब तो खैर क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सरकार है तो आज की डेट में जो एक्चुअल में डिजर्विंग बच्चा है उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। पहले क्या होता था कि 10 में से 6 बच्चे जो हैं वो अप्रोच पे जाते थे, 4 बच्चे डिजर्विंग जाते थे। अब उल्टा हो गया है कि 10 में से 8 बच्चे जो है वो डिजर्विंग वाले जा रहे हैं और 2 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अप्रोच पे जा रहे हैं। तो उसको भी हमें जड़ से ख़त्म करना है। तो कभी मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं उसको भी जड़ से ख़त्म करना चाहूँगा। बिल्कुल, और क्योंकि आप फिटनेस की दुनिया में रहते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं आप, तो फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहूँगा कि पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खाना बंद करो और हमारे जो पौष्टिक आहार हैं, जो हमारा देसी खाना है, उसको स्टार्ट करो। आप जो है वो न्यूट्रिशन डाइट जो है वो प्रॉपर अपने उसमें मील में ऐड करो। क्योंकि आज की जो यूथ जनरेशन है ना, आप उनको देख लो, शाम को 6 बजे के बाद कोई ऐसा मोमोज पिज़्ज़ा और आपको बर्गर के स्टॉल नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको भीड़ ना दिखे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके और कोशिश करें कि जितना वो घर का खाना वगैरह खा सकें। जी डॉक्टर सुमित, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और आपने एक मौका दिया कि मैं आके यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, अपनी पर्सनल जो मैंने इतना स्ट्रगल किया उसको शेयर कर सकूँ। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
तो श्रोताओं, आज की इस प्रेरणादायक बातचीत से हमें सीख मिलती है कि अगर मेहनत, लगन और सही दिशा हो तो कोई भी सपना दूर नहीं। सपने बड़े हो या छोटे हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल दूर नहीं होती। मैदान में पसीना बहाने वाला ही जिंदगी में चमकता है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आज से ही एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज की मेहनत से बनती है। इसी प्रेरणा के साथ कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM